भारतीय लोकतंत्र तीन स्तंभों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका पर टिका है। लेकिन जब इन स्तंभों के बीच सीमाएं धुंधली होने लगती है तो व्यवस्था में असमंजस और कभी-कभी टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है। हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की टिप्पणियों ने इस बहस को एक नया मोड़ दे दिया है। न्यायपालिका बन गई है सुपर संसद। राज्यसभा के प्रशिक्षुओं को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट की उस टिप्पणी पर कड़ा एतराज जताया जिसमें राष्ट्रपति और राज्यपालों द्वारा विधेयकों को मंजूरी देने की समय सीमा निर्धारित की गई थी। धनखड़ ने न्यायपालिका की भूमिका पर सीधा सवाल उठाते हुए कहा, न्यायपालिका न तो राष्ट्रपति को आदेश दे सकती है और न ही निर्वाचित सरकार के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप कर सकती है। अदालतें अब एक ऐसी सुपर संसद की तरह काम कर रही हैं जिसकी कोई जवाबदेही नहीं है। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 142 की ओर इशारा करते हुए कहा कि यह प्रावधान अब एक 24x7 न्यूक्लियर मिसाइल की तरह बढ़ गया है जिसे जब चाहे लोकतंत्र पर छोड़ा जा सकता है। 8 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया जिसमें तमिलनाडु के राज्यपाल द्वारा सरकार के 10 विधेयकों को रोक कर रखने को असंवैधानिक करार दिया गया। कोर्ट ने स्पष्ट किया, राज्यपाल के पास वीटो पावर नहीं होता। राष्ट्रपति को 3 महीने के भीतर निर्णय लेना अनिवार्य होगा। विलंब के कारण सार्वजनिक करने होंगे। यह आदेश संविधान के अनुच्छेद 201 पर आधारित था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के 4 महत्वपूर्ण बिंदु। 1. निर्णय लेना अनिवार्य है। राष्ट्रपति और राज्यपाल विधेयकों को अनिश्चित काल तक लंबित नहीं रख सकते। न्यायिक समीक्षा संभव। राष्ट्रपति का निर्णय यदि मनमाना लगे तो न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। समय सीमा और पारदर्शिता जरूरी। 3 महीने के भीतर निर्णय और विलंब के स्पष्ट कारण जरूरी। वापसी की सीमा। एक बार संशोधित बिल को फिर लौटाना अनुचित माना जाएगा। धनखड़ की तीखी टिप्पणी। जज कानून भी बनाना चाहते हैं, कार्यपालिका की भूमिका भी निभाना चाहते हैं और खुद को संसद के ऊपर मानते हैं, लेकिन उनकी कोई जवाबदेही नहीं है। उन्होंने एक पूर्व जज के घर अधजली नकदी मिलने की घटना का भी हवाला दिया और पूछा कि इस मामले में अब तक एफआईआर क्यों नहीं हुई? क्या न्यायपालिका कानून से ऊपर है? उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की इन हाउस इंक्वायरी प्रणाली को भी असंवैधानिक करार दिया। उपराष्ट्रपति की बातों से यह स्पष्ट है कि संवैधानिक संस्थाओं के बीच खिंचाव गहराता जा रहा है। यह बहस केवल शक्तियों के दायरे की नहीं बल्कि लोकतंत्र की आत्मा, जवाबदेही, पारदर्शिता और संतुलन की है। जहां न्यायपालिका अपने फैसलों को संविधान की व्याख्या कहती है, वहीं विधायिका उन्हें अतिक्रमण मान रही है। पूर्व कानून मंत्री कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का स्वागत करते हुए कहा, अब केंद्र सरकार राज्य सरकारों के विधेयक को मनमाने तरीके से लटकाकर नहीं रख सकेगी। उन्होंने यह जोड़ा कि अदालत का यह रुख संघीय ढांचे को मजबूती देगा और समयबद्धता सुनिश्चित करेगा। धनखड़ की टिप्पणियां और सुप्रीम कोर्ट का फैसला दोनों ही लोकतंत्र के भविष्य को लेकर गहरे प्रश्न उठाते हैं। क्या न्यायपालिका सचमुच सुपर संसद बन रही है या फिर क्या यह एक ऐसी संविधान की पुकार है जो लोकतंत्र को ज्यादा जवाबदेह और पारदर्शी बनाना चाहती है? एक और न्यायपालिका संविधान की रक्षा करती है, वहीं विधायिका जनता की आवाज है। दोनों के बीच टकराव नहीं, संतुलन और सहयोग ही लोकतंत्र की नींव है। अब देखना यह है कि बहस लोकतंत्र को नया आयाम देता है या किसी नए टकराव का कारण बनता है। B.R. Ambedkar, who did a great job in giving us this constitution. I am quoting him. This was with regard to the question of the concurrence of Chief Justice. And Dr. B.R. Ambedkar says, I quote, boys and girls, for your benefit. I quote, I think to allow the Chief Justice practically a veto upon the appointment of a judge is really to transfer the authority to the Chief Justice, which we are not prepared to vest in the president or the government of the day. And Dr. B.R. Ambedkar goes on to say, I quote, I therefore think that is also a dangerous proposition. But in the second judge's case, in 1993, the court interpreted consultation will be read as concurrence.
Can it be done? The two words boys and girls are different. But the bench did not notice that Indian Constitution uses these words, consultation and concurrence, in the same article, Article 370.